Hello students, how are you all? This is Kinjal Bamanya and in today's lecture we are going to start with chromosomes. हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था. इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्रोमोसोम. क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे लास्ट क्लास के अंदर जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे थे. आज हम लोग देखने वाले हैं क्रोमोसोम. ठीक है, तो जैसे कि जब तक आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब तक आपके सेल के अंदर क्या होंगे, क्रोमैटिन थ्रेड्स होंगे. बट जैसे ही आपका सेल डिवाइड करेगा तो आपके जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है ये कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होके ये बनाएंगे क्रोमोसोम्स. क्या बनाएंगे ये लोग कंडेंस होके? दे विल फॉर्म क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो जनरली आपके सेल में क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है. ठीक है, और बाद में वो कंडेंस होके क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. सो वी कैन से दैट क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है. क्या याद रखना है? दैट क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. अब आपको जब भी सेल इंटरफेस के अंदर है, इंटरफेस का मतलब है जब डिवाइड नहीं कर रहा है तब आपको क्रोमोसोम कभी भी नहीं दिखेंगे. वेन एवर योर सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग उस वक्त आपको सिर्फ दिखेगा क्रोमैटिन थ्रेड. क्या दिखेगा उस वक्त आपको? क्रोमैटिन थ्रेड दिखेगा. बट जब आपका सेल डिवाइड करने वाला होगा तो वो क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होके बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे. क्रोमोसोम को अगर आप सबसे अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट फेज होता है मेटाफेज. कौन सा स्टेज होता है? मेटाफेज. Okay, so metaphase is the stage where you can study perfectly chromosome. ठीक है, आप इसमें क्रोमोसोम के नंबर को काउंट कर सकते हो. मेटाफेज में क्या कर सकते हैं? मेटाफेज में वी कैन काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, इसमें आपको एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा कि क्रोमोसोम कितने हैं सेल के अंदर. तो आप मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर काउंट कर सकते हो. ठीक है, और अगर आपको क्रोमोसोम का शेप ऑब्जर्व करना है तो शेप ऑफ क्रोमोसोम कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग एनाफेज. ठीक है, क्रोमोसोम का शेप कब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? एनाफेज के अंदर वी कैन ऑब्जर्व द शेप ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, एनाफेज के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो है वो पोल्स पे होंगे. अभी हम देखेंगे सेल साइकिल के अंदर क्या होता है एनाफेज में. तो क्रोमोसोम कहाँ पे होंगे? पोल्स पे होंगे. तो उस वक्त आप उसका शेप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे. ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो हमने एक जनरल स्टडी लिया है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं उसके ऊपर. सबसे पहले ह्यूमन बींग्स, जो आपको पता ही होगा ह्यूमन बींग्स में होते हैं 46 क्रोमोसोम. 46 हमारा 2n है. 2n का मतलब डिप्लॉयड. ठीक है, एक थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड. आपके जो क्रोमोसोम है ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं. कैसे प्रेजेंट होते हैं? इस तरह से पेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो पेयर में क्रोमोसोम्स है इसे हम बोलते हैं 2n या हम इसे बोलते हैं डिप्लॉयड, डाईप्लॉयड, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए हम इसको लिखते हैं 2n. अगर आप एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट बाय n. ओके, सो डिप्लॉयड इज 2n, हैप्लॉइड इज n. आपके सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब है स्पर्म एंड एग सेल. ठीक है, स्पर्म और एग सेल के अलावा आपके बाकी सारे सेल्स होंगे 2n. यानी आपकी बॉडी में कोई भी सेल में आप क्रोमोसोम देखोगे तो यू विल गेट 2n. सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल जैसे कि स्पर्म है, एग सेल है, पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये सब रिप्रोडक्टिव सेल्स है. तो ये सारे सेल के अंदर आपको नंबर क्रोमोसोम का कितना मिलेगा? n मिलेगा, यानी कि हैप्लॉइड मिलेगा. ठीक है, तो ये एक जनरल स्टडी हम देख लेते हैं. ह्यूमन बींग्स में है 46. ठीक है, सबसे कम क्रोमोसोम मुझे यहाँ पे दिख रहे फ्रूट फ्लाई जिसमें है 8 और उसका हाफ अगर मैं हैप्लॉइड देखती हूँ तो क्या होंगे? 4. ऑनियन में है 16 जिसका हाफ है 8. सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम मुझे किस में दिख रहे हैं? फर्न के अंदर. कितने हैं? 1260 और हैप्लॉइड कितना होगा? 630. ठीक है,
तो ये हमने एक जनरल टेबल देख लिया, आपको इस चीज़ को लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गैमेट, गैमेट का मतलब क्या हुआ, जैसे स्पर्म इज़ अ गैमेट, एग सेल इज़ अ गैमेट, ठीक है, यानी कि आपके जो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स है, ठीक है, जिसके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, तो गैमेट में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसे हम बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं उसे हम, जीनोम। अभी मैंने आपको बताया कि स्पर्म में कितना होगा n, एग में कितना होगा n, तो ये जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इस n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलेंगे जीनोम, ठीक है। सो अ कंप्लीट सेट n ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज नोन एज जीनोम, ठीक है। अब ये जो पूरा n है, ये पूरा n आप इनहेरिट करोगे, ये पूरा n क्या करोगे, ये पूरा n आप लोग इनहेरिट करोगे, ठीक है। क्यों इनहेरिट करोगे, क्योंकि जाइगोट जो बनता है, जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट के अंदर कहाँ से आए क्रोमोसोम्स, n फ्रॉम फादर एंड n फ्रॉम मदर, ठीक है। तो आपने जो n है, जो एक पूरा सेट यानी कि आया मदर में से, एक पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम आया फादर में से, तो ये जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो गैमेट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं जीनोम, क्योंकि उसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल है जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगा, जो चाइल्ड के अंदर यानी कि जाइगोट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको MCQ में वन लाइनर में पूछ सकते हैं, दैट व्हाट इज जीनोम, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट a single set or n number of chromosome is known as genome, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now what we are going to see is types of chromosome on the basis of position of centromere. अब ये शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रोमियर क्या है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होता है सेंटर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम में, जिसके साथ क्रोमोसोम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या हो गया, दिस इज सेंट्रोमियर। क्या है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ओके। सो दिस पार्ट इज सेंट्रोमियर। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर कहाँ सेंटर में प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम को कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 टाइप देख रहे हो, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब इसके नाम आपको लग रहे होंगे भाई बहुत भयंकर, बहुत डिफिकल्ट नाम है, पर इसको समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार आपने इसको समझ लिया तो आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मेटासेंट्रिक। क्या बताना चाहूँगी मैं आपको, मेटासेंट्रिक बताना चाहूँगी, ठीक है। ये फिगर को देखिए, यहाँ पे है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक यानी कि सेंट्रोमियर बीच में है। कहाँ पे है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर यहाँ पे बीच में है और दोनों आर्म्स इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोमियर बीच में, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तो क्या है मेटासेंट्रिक, व्हेन सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द मिड ऑफ क्रोमोसोम, तो उसे हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी सब मेटासेंट्रिक। क्या बताऊंगी मैं आपको, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक यानी कि ये वाला क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा बीच से हटा हुआ है, इसका मतलब ये वाला आर्म थोड़ा छोटा हो गया, ये वाला आर्म थोड़ा बड़ा हो गया। मेटासेंट्रिक में क्या था, एकदम बीच में था। सब मेटासेंट्रिक में क्या है, ये जो कंस्ट्रिक्शन है वो थोड़ा सा ऊपर है। अब ज़रूरी नहीं है ऊपर ही हो, ये नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अगर नीचे है तो ये वाला आर्म बड़ा होगा और ये वाला आर्म छोटा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है, विच इज़ नॉट इक्वल, विच इज़ नॉट एट द सेंटर, ठीक है। तो वो सेंटर के नज़दीक है बट एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे नहीं है, इट इज़ नियर सेंटर बट इट इज़ नॉट एट द मिड पॉइंट। तो सब मेटासेंट्रिक देखा हमने।
मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक देख लिया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है कि जब आपका सेंट्रोमियर जो है वो एकदम टिप के पास प्रेजेंट है, जो आर्म्स है आर्म्स की टिप के पास प्रेजेंट है। ये देखिए जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रोमियर है वो बीच में ना होके कहाँ पे प्रेजेंट है, आर्म्स की टिप पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल दिस एक्रोसेंट्रिक। एंड द लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक, ठीक है। टीलो यानी कि टर्मिनल, तो सेंट्रोमियर ये देखो टर्मिनल पे प्रेजेंट है आर्म की, यानी कि टिप ऑफ क्रोमोसोम, इस तरह से। ये वाला हो गया आपका टीलोसेंट्रिक, दिस इज एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम बस आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो आपको ये टाइप्स लाइफ टाइम याद रहेगी, ठीक है। ये जो है इनको हम बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रोमोसोम के आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। सो देयर इज वन रेशियो विच इज नोन एज आर्म रेशियो। क्या बोलते हैं, आर्म रेशियो, ठीक है। नाउ आर्म रेशियो इज मैक्सिमम इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब रेशियो हम कैसे निकालते हैं, चलो तुमको ये तो मैंने बता दिया मैक्सिमम एक्रोसेंट्रिक में, तुम बताओ मिनिमम किस में होगा, मिनिमम किस में होगा, ठीक है। तो मिनिमम किस में होगा, मेटासेंट्रिक में मिनिमम होगा। चलो मैं मान लेती हूँ ये है 5 यूनिट्स, ये भी है 5 यूनिट्स। अब मैं जब इसका रेशियो निकालूंगी 5/5 तो ये कितना आएगा, 1, ठीक है। अब मैं ये वाला ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका रेशियो हमने निकाला 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। अब मैं सब मेटासेंट्रिक में ले रही हूँ, ये है 5 और मैंने इसको लिया है 4, ठीक है। यहाँ पे रेशियो क्या आया था, 1:1 आप बोल दो या इज इक्वल टू 1 बोल लो। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4/5, क्या आएगा यहाँ पे, 4/5 आएगा, ठीक है। अब आप 4/5 करोगे तो आपका रेशियो क्या आएगा, कुछ पॉइंट के अंदर आएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं एक्रोसेंट्रिक पे। अब एक्रोसेंट्रिक पे आप देखो क्या है, इसको मैं ले लेती हूँ 1 और इसको मैं ले लेती हूँ 5, ठीक है। टीलोसेंट्रिक में तो ये 0 हो जाएगा, 5 और 0, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे इनपुट कर लेते हैं, वेट, इसको हमने लिया 5/5 तो ये रेशियो हो गया 1, ठीक है। इसको 5, 4 तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5/4, ठीक है। तो ये 1 से ऊपर जाएगा रेशियो, क्या होगा, 1 से ऊपर जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया 5 और, चलो एक काम करते इसको इजी बना लेते, तो इसको मैंने पूरा ही इजी कर लेते, ठीक है। ओके तो इसको हम पूरा इजी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया 5/5, इसका रेशियो हो गया 1, ठीक है। इसको मैंने मान लिया 6, इसको मैंने मान लिया 4, तो यहाँ पे क्या आया, एक काम करते हैं, इसको मैं ले लेती हूँ 8 और इसको ले लेती हूँ 4, तो इसका रेशियो आ गया 2, ठीक है। अब मैंने इसको ले लिया, इसको मैं ले लेती हूँ 10, ठीक है। और इसको मैं ले लेती हूँ 2, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 5 और ये हो गया 0,
तो सबसे लार्जेस्ट रेशियो आपको किस में दिखाई देगा, यू विल सी दैट इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और सबसे कम रेशियो आपको आर्म रेशियो किस में मिलेगा, मेटासेंट्रिक, क्योंकि मेटासेंट्रिक के अंदर क्या है, दोनों आर्म्स इक्वल है। तो सबसे कम आपको मिलेगा मेटासेंट्रिक में, और सबसे मैक्सिमम आपको मिलेगा एक्रोसेंट्रिक में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है अच्छे से आर्म रेशियो क्या है, हमने कैसे क्लासिफाई किया इनको। ठीक है, ये सारा आपको समझ में आया। ओके, सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। नाउ सी, यहाँ पे मैंने आपको एक क्रोमोसोम का डायग्राम दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, बीच में तो होता है सेंट्रोमियर। बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के अलावा, ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोटीन की डिस्क होती है। जैसे सेंट्रोमियर है तो इसके साथ यहाँ पे होती है 2 प्रोटीन की डिस्क, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, ये 2 प्रोटीन की डिस्क को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या करता है, तो आप जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा कि काइनेटोकोर जो है ये अटैच होने में हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर्स को। क्या करता है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर्स हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि स्पिंडल फाइबर क्या है। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, आप जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल में से ऐसे प्रोटीन के फाइबर्स निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये यहाँ पे काइनेटोकोर यानी प्रोटीन डिस्क पे आके अटैच होंगे। ओके, अब इसको आप बोल सकते हो पी आर्म, इसको हमने बोल दिया क्यू आर्म। क्या बोला हमने, इसको पी आर्म और एक को हमने बोला क्यू आर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है ये, इसे हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल दिस सिस्टर क्रोमैटिड। और जो ये, अगर मैं पैर की बात करूँ, देखो ये 2 क्रोमोसोम के पैर है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, देखो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एकदम अच्छे से बताती हूँ। ये 2 पैर है, जैसा मैंने आपको बताया आपके क्रोमोसोम हमेशा कैसे रहते हैं, पैर में। तो ये जो पैर है ऐसी 23 पेयर्स होगी। ठीक है, तो ये जो 2 पैर में है उसे हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी एक जैसे क्रोमोसोम। क्या हम बोलेंगे उसको, होमोलॉगस क्रोमोसोम या होमोलॉगस पैर बोल सकते हैं। अब उस होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस पैर के अंदर क्या होता है, ठीक है, व्हाट हैपन्स इनसाइड, जो ये 2 है इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, ये दोनों को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। ये भी हो गया सिस्टर क्रोमैटिड। बट जो ये दोनों है इसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे इसको हम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इसमें हमने देखा पी आर्म क्या है, क्यू आर्म क्या है, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। दोनों पैर को होमोलॉगस क्रोमोसोम या होमोलॉगस पैर बोल सकते हो। ठीक है, इसको हमने बोला डायड। क्या बोला इसको हमने बोला, डायड। डायड क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड साथ में है, इसलिए हमने इसको बोला डायड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब आगे क्या है, आगे एक टर्मिनोलॉजी है कैरियोटाइप। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी क्रोमोसोम बाहर से कैसा दिख रहा है, ठीक है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कौन सी टाइप का क्रोमोसोम है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, कौन सी टाइप का क्रोमोसोम है, एक्सटर्नली कैसे दिख रहा है, वो हर एक सेल के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, हर एक स्पीशीज़ का, हर एक सेल का क्रोमोसोम का कैरियोटाइप कैसा होगा, अलग होगा। तो कैरियोटाइप का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स। अब बेटा ये भी एकदम ध्यान से करना, ये भी MCQ 1 लाइनर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अब कैरियोटाइप को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं,
तो कैरियोटाइप की स्टडी हम करते हैं मेटाफेज के अंदर। अगेन मेटाफेज आप माइटोसिस पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा मेटाफेज क्या है। तो अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, मेटाफेज में पढ़ सकते हो। अब कैरियोटाइप का मतलब आप उसमें क्या क्या पढ़ोगे, तो आप उसमें पढ़ोगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, उसकी साइज कितनी है, सेंट्रोमियर कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रोमियर कहाँ पे लोकेटेड है, इसका मतलब हुआ कौन सा है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, आर्म्स की लेंथ क्या है, आर्म्स का रेशियो क्या है, कोई सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम किस में पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ सकते हैं जब हम कैरियोटाइप पढ़ रहे हैं तब। या तो आपको पूछते हैं कि एक चिंटू है, पप्पू है, वो क्या कर रहा है कि ये क्रोमोसोम का नंबर देख रहा है, उसकी साइज़ देख रहा है, तो वो कौन सी स्टडी कर रहा है, तब आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है, वो कैरियोटाइपिंग पढ़ रहा है। दूसरा टर्म है ईडियोग्राम। ईडियोग्राम का मतलब है कि अगर मैं डायग्रामेटिकली क्रोमोसोम को या कैरियोटाइप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो उसे हम बोलेंगे ईडियोग्राम। ठीक है, अब ईडियोग्राम आप जब भी बना रहे हो तो क्रोमोसोम को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज किया जाता है। व्हेन आई एम ड्राइंग ईडियोग्राम, मैं क्या करूँगी, क्रोमोसोम को कैसे अरेंज करूँगी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, नाउ 6 क्रोमोसोम आर प्लेस्ड इन द लास्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 क्रोमोसोम को लास्ट में प्लेस किया डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, मतलब वो कैसे होंगे, सबसे ज़्यादा छोटे होंगे। नाउ ईडियोग्राम इज स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीशीज़, क्योंकि हर एक स्पीशीज़ का नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये सब क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा काइनेटोकोर, ये देखो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव है कि यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है बीच में, और यहाँ पे देखो काइनेटोकोर को मैं दिखा देती हूँ आपको वाइट से, वाइट नहीं दिखेगा ना, ब्लू से दिखाते हैं। तो यहाँ पे है काइनेटोकोर यानी प्रोटीन की डिस्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, वो अभी हम देख रहे हैं। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एक होता है क्रोमेटिड। क्या होता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, होता है क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड मैंने आपको बताया, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिड क्या होता है, जब आपका क्रोमोसोम कंडेंस है तभी आप उसे क्रोमोसोम बोलोगे, वरना जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तब वो कंडेंस होता है, तब वो बनाता है क्रोमोसोम। ठीक है, नाउ क्रोमेटिन मटेरियल मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताती हूँ क्रोमेटिड क्या है। तो ये जो सिंगल यहाँ पे मेरे पास है, ये इसे मैं बोलूँगी क्रोमेटिड, और अगर ये ऐसे डायड है तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। सो व्हाट इज क्रोमेटिड, क्रोमेटिड इज द सिंगल दिस फाइबर, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड, और अगर ये पूरा है तो उसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम। क्लियर है यहाँ तक। तो क्रोमेटिड हमने देख लिया क्या है। बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है इस तरह से, उसको ज्वाइन किससे किया जाता है, तो बीच में सेंट्रोमियर से ज्वाइन किया जाता है। अभी हमने डायग्राम में भी देखा सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, सो अ क्रोमोसोम मे हैव सिंगल क्रोमेटिड। एनाफेज या टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम के पास सिंगल क्रोमेटिड प्रेजेंट होती है या 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो 2 क्रोमेटिड है यहाँ पे, ये इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है। बोल रहे क्रोमोसोम के पास ऐसे एक सिंगल क्रोमेटिड भी हो सकती है। ठीक है, हर एक क्रोमेटिड के पास क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, हर एक क्रोमेटिड के पास डीएनए होता है। डीएनए किससे जुड़ता है, तो डीएनए एक स्पेशल प्रोटीन से जुड़ता है जिसका नाम होता है हिस्टोन। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, आरएनए, ये सब भी अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रोमेटिड के पास होता है डीएनए, डीएनए जुड़ता है हिस्टोन से। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है। तो हमने पहला स्ट्रक्चर देख लिया क्रोमोसोम का, जिसमें हमने देखा क्रोमेटिड। सेकंड है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या है, जो अभी हमने देखा कि क्रोमेटिड के बीच में जिससे ज्वाइन होता है क्रोमेटिड, ये बीच वाला हिस्सा जिससे क्रोमेटिड ज्वाइन होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर की साइड में 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से,
जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रोटीन से बना है। मैंने आपको बताया कि काइनेटोकोर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को अटैच होने के लिए एक वो स्पेस है, साइट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, अब जो आपका क्रोमेटिड वाला सेंट्रोमियर वाला हिस्सा है, देखो ये आपका क्रोमोसोम है ऐसे, और बीच में क्या होता है, ऐसा नैरो होता है जहाँ पे ये सेंट्रोमियर है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अगर यहाँ ऊपर भी ऐसा कुछ नैरो वाला पार्ट बनता है, कैसे बनेगा नैरो वाला पार्ट, आप ये सोच रहे होंगे ना। चलो पहले तो ये देखो, ये एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे आपका पूरा क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है आपका पूरा, ये प्राइमरी यानी फर्स्ट नैरो पार्ट है। अब क्या हुआ, ग्रेजुअली यहाँ पे भी एक कंस्ट्रिक्शन बन गया ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है आपका सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को आप सैटेलाइट भी बोल सकते हो। ओके, ये हमने एक डायग्राम दिखाया है। ठीक है, ये क्या है, सारे ये है क्या बोलते, क्रोमैटिन थ्रेड्स है। ठीक है, क्रोमैटिड्स है ये, फिर ऐसे बन जाएगा, इससे क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, जब सेल डिवाइड करेगा तब क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। बिसाइड्स प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, अदर कंस्ट्रिक्शन में ऑल्सो अकर ऑन सम क्रोमोसोम। जैसे ये एक पूरा क्रोमोसोम है, तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी सेंट्रोमियर के अलावा इस पे और भी कंस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। इन कंस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये कंस्ट्रिक्शन स्टेन नहीं होते और आपको एक कांस्टेंट लोकेशन पे ही मिलेंगे। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को नाम दिया गया है NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। क्या नाम दिया गया है? NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। जैसे कि मैंने बताया ये एक कांस्टेंट लोकेशन पे मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्रोमोसोम नंबर याद रखना है कि ह्यूमन के कौन से क्रोमोसोम में आपको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मिलेंगे। 13, 14, 15, 21, 22 कौन से पे मिलेंगे? 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोसोम नंबर पे यू विल फाइंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, इज दिस क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन डायग्राम में दिखाया है, साइड में काइनेटोकोर यानी प्रोटीन डिस्क दिखाई है। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी क्या हुआ? सेंट्रोमियर हुआ। साइड में उसके दिखाया है आपको काइनेटोकोर, साइड में आपको क्या दिखाया है? काइनेटोकोर। ये सेंट्रोमियर, ये काइनेटोकोर, ये आपका क्रोमोसोम हो गया। अब आपका क्रोमोसोम ये देखो, ये पूरा ऐसे खुला खुला सा है। अब बीच में देखो यहाँ पे ऐसा नैरो एंड हो गया, तो इसको हम नैरो एंड को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, या हम इसे क्या बोलेंगे? NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, उसके बाद वाला जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। इस पार्ट को क्या बोला? सैटेलाइट। जैसे मान लो यहाँ पे होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, तो इसके ये बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं सैटेलाइट। अब क्रोमोसोम का जो एंड होता है, जहाँ पे क्रोमोसोम ख़त्म हो रहा है उसका एंड है, उसे बोला जाता है टीलोमियर। हर एक सेल डिवीजन के बाद टीलोमियर की लेंथ छोटी होती जाती है। हर एक सेल डिवीजन के बाद क्या होता है? टीलोमियर की लेंथ छोटी होती जाती है। ओके, सो सैटेलाइट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम रिमेन आफ्टर NOR इज सैटेलाइट, जो अभी हमने डिस्कस किया। टीलोमियर क्रोमोसोम का एंड, पोलर एंड, उसे टीलोमियर बोलते हैं। टीलोमियर प्रिवेंट्स फ्यूजन ऑफ वन क्रोमोसोम टू अदर क्रोमोसोम, यानी यहाँ से ये कोई दूसरे क्रोमोसोम से ना जुड़ जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करता है टीलोमियर। टीलोमियर रिच है ग्वेनाइन में, आपने पढ़ा होगा ATCG, एडेनाइन थाइमिन साइटोसिल ग्वेनाइन। ठीक है, अब एक एंजाइम है, एंजाइम टीलोमरेज, जो टीलोमर को सिंथेसाइज करती है। जो एंड वाला पार्ट है टीलोमर, इसको कौन सिंथेसाइज करता है? एंजाइम टीलोमरेज। ठीक है, वो क्या है? टीलोमरेज एंजाइम बेसिकली क्या है? इट इज़ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। व्हाट इज टीलोमरेज एंजाइम? इट इज़
राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि टीलोमियर छोटा होता जाता है हर एक डिवीजन के बाद। ठीक है, तो अगर टीलोमियर जितना ज़्यादा छोटा होगा फिर एक टाइम आएगा कि फर्दर क्रोमोसोम डिवाइड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि क्रोमोसोम छोटा होता जा रहा है ना। तब हम उसे बोलते हैं सेल एजिंग, यानी आपका सेल बूढ़ा हो गया। जो ओल्ड एज वाले लोग होंगे ना उनके क्रोमोसोम्स भी फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते, तभी आप देखते हो उनकी स्किन कैसी हो अजीब सी हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में ही आपको टीलोमियर की लेंथ कम मिलेगी। आजकल यंग एज में आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, कुछ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो इन सब की वजह से भी आपके सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ पे फ़र्क पड़ सकता है। क्लियर हुआ ये? आगे बढ़े? ओके, चलो इसके बाद क्या है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया। कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप डेफिनेटली आपके डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, राधे राधे स्टूडेंट्स, and always keep smiling, don't stress or else you will get wrinkles. ठीक है? Okay.